एक व्यक्ति जो प्रशासकीय सेवाओं में अपना भविष्य ढूंढ रहा है, बनाना चाह रहा है, किस प्रकार की बाधाएं, क्योंकि आप भी एक छोटी जगह से आए, एक तरह से शहडोल उस समय तो बिल्कुल ही छोटा स्थान रहा होगा। क्या बाधाएं आपको लगता है कि बच्चों को आ सकती है और उन्हें कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए? 1989 वो साल था जब स्टेट पीएससी ने अपना एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज किया। जी। 89 में ही पहली बार मध्य प्रदेश में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का या पैटर्न चल रहा है? टर्न आया। उसके पहले सिर्फ एक रिटन एग्ज़ाम होता था और इंटरव्यू होता था। जब मैं पहली बार एसडीएम बना तो वो अनुभव बड़ा अच्छा था। उस समय गाड़ियों में लाल बत्ती लगा करती थी, आपको अर्दली और सिपाही मिलते थे, आप एक न्यायालय में बैठ रहे हैं न्यायाधीश के बतौर। इंदौर कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू हो चुकी है। क्या इसका एग्जैक्टली इम्प्लीकेशन है, कमिश्नरेट व्यवस्था या सामान्य पुलिस व्यवस्था, और कैसे आम आदमी को इससे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए या क्या पड़ता है? प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनकी पढ़ाई की तुलना में सरकारी स्कूल की पढ़ाई में कुछ फ़र्क महसूस होता था। तो ये अवधारणा लाई गई कि प्रत्येक ज़िले में एक क्लस्टर लेवल पे एक सीएम राइज स्कूल बनाया जाए जहाँ बहुत ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अभी तो देश भी बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ देश की सभी क्षेत्रों में हो रही है, उन्नति प्रदेश की हो रही है, शहर की भी हो रही है। तो जब इतनी तेज गति से विकास हो रहा है तो प्रशासन इसके साथ कैसे अपना तालमेल बैठा पाएगा, बैठा पा रहा है? क्योंकि परिवर्तन बहुत तेज़ी से होने लगे पिछले 10-20 वर्षों में। शायद ऐसा लगता है कि परिवर्तनों की गति बहुत बढ़ चुकी है। जैसा हमने शुरुआत में बात की कि बच्चे एस्पायर करते हैं प्रशासनिक सेवाओं के लिए, तो क्या उनको इस गलतफहमी में रहना चाहिए कि सरकारी नौकरी आराम की नौकरी है? नमस्कार मित्रों, वयम भारत पर पुनः एक बार आपका स्वागत है। हमारे देश में, हमारे प्रजातांत्रिक कार्यप्रणाली में, जो प्रजातांत्रिक कार्यप्रणाली के स्तंभ माने गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस, तो उसमें कार्यपालिका का एक अपना महत्व है। और जो योजनाएं नेतृत्व के स्तर पर बनाई जाती है, उन्हें क्रियान्वित करके अंतिम स्तर के सिरे तक लेकर जाना, अंतिम स्तर तक उसका लाभ दिलवाना, इसकी जिम्मेदारी का वहन कार्यपालिका ही करती है। सामान्यतः कार्यपालिका और आम जनता के बीच में एक स्तर के ऊपर जरूर अपना इंटरेक्शन होता है, पर कुछ शीर्ष अधिकारी अपने कार्यप्रणाली से, अपनी प्रशासनिक कौशल से और अपनी तेज तर्रार छवि की वजह से आम जनता के बीच में अपनी एक छवि निर्मित करते हैं, अपनी एक पहचान निर्मित करते हैं। ऐसे ही एक सफल अधिकारी आज हमारे साथ उपस्थित है और हमारा ये सौभाग्य है कि हम उनसे बातचीत कर पा रहे हैं। हमारे साथ आज हैं श्री दीपक सिंह जी, जो कि इंदौर संभाग के संभागायुक्त है। दीपक सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार। आपका वयम भारतम पर स्वागत है। थैंक यू। दीपक सिंह जी, हमारा वयम भारतम करीब 1 करोड़ लोग इसको व्यू कर चुके हैं, और जब इसका डेटा एनालिटिक्स हम लोगों ने किया तो एक रोचक जानकारी हमें यह मिली कि करीब 65-70% हमारे जो व्यूअर्स हैं वो 15 वर्ष से 30-32 वर्ष की उम्र के हैं। तो यूथ एक ओवरवेलमिंग प्रोपोर्शन में देख रही है इन प्रोग्राम्स को। तो मैं आपको आपके यूथ की ओर ले चलूंगा, क्योंकि आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं अपने करियर के रूप में प्रशासनिक सेवाओं को भी एक विकल्प के रूप में देखता है। तो उस स्थिति में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे आपकी रुचि इस क्षेत्र में आई। जब आप शिक्षा के दौरान कब आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप इस क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते हैं? देखिए, स्कूल या कॉलेज के जो समय था तो उसमें तो उद्देश्य ये रहता था और इस ओर रुचि भी थी कि हम खूब पढ़ें
खूब खेलें जी और एक अच्छा आनंद का जीवन व्यतीत करें। जी जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया 88-89 जी। में, तब किस विषय से आपने कुछ? मैंने एमएससी मैथ्स से किया, अच्छा। एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा से। जी जी वास्तव में एमएससी करने के समय ही ये विचार विमर्श कहें या दोस्तों के साथ डिस्कशन कहें या घर पे भी ये एक चर्चा का विषय रहता था कि अब जब पढ़ाई ख़त्म हो रही है तब अब क्या करना है। जी और ऐसा हमारे कुछ मित्र थे जो कि मेरा जो गृह नगर है शहडोल, जी। वहाँ से दिल्ली या इंदौर जाके वो तैयारी कर रहे तैयारी थे कर। सिविल सर्विसेज के लिए। और उनसे बातचीत करने के दौरान हम लोगों ने ऐसा तय किया जी। कि हमको भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी करनी चाहिए। चाहिए। और हम लोग इंदौर आए। जी। इंदौर में यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया। ओके। एक पढ़ने वाले हमारे जो मित्र थे उनका एक ग्रुप बना ग्रुप बना। और इस तरह से हम लोगों ने तैयारी शुरू करी। जी जी। तो दैट वाज ईयर 89। 89। और आप पदस्थ कब हुए, मतलब? 1989 वो साल था जब स्टेट पीएससी ने अपना एग्ज़ामिनेशन पैटर्न चेंज किया था। जी। 89 में ही पहली बार मध्य प्रदेश में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का या पैटर्न चालू? पैटर्न आया। उसके पहले सिर्फ एक रिटन एग्ज़ाम होता था और इंटरव्यू होता था। तो ये एग्ज़ामिनेशन का जो पूरा प्रोसेस था, इसमें लगभग 1.5 साल लगे। जी। प्रीलिम्स, मेंस, ये सारा इंटरव्यू, क्लियर रिजल्ट। और सौभाग्य से मुझे अपने प्रथम प्रयास में ही सफलता मिली। मिली। स्टेट में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ और मैं 91 में एज डिप्टी कलेक्टर मैंने ज्वाइन किया। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि जैसे प्रशिक्षण के लिए जब एकेडमी में जाना रहता होगा, तो एक सामान्य व्यक्ति को उसका कोई आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली क्या प्रशिक्षण होता है। तो कोई ऐसे रोचक अनुभव उस समय के, और क्या एग्जैक्टली ट्रेनिंग के अनुभव रहे आपके? राज्य प्रशासनिक सेवा जो मध्य प्रदेश की है, उसका जो प्रशिक्षण केंद्र है वो एकेडमी है भोपाल में, प्रशासन अकादमी उसका नाम था। अब तो वो हमारे पूर्व मुख्य सचिव नरोना साहब के नाम से उसका उनके नाम। नामकरण है। उसमें जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें पहले तो फाउंडेशन कोर्स रहता जी। है करीब 45 दिन का, जिसमें कि थ्योरेटिकल करीब। हाँ, वो पूरा ही थ्योरेटिकल होता है। और उस ट्रेनिंग के दौरान आपको शासन के, प्रशासन के विभिन्न जो नियम कानून हैं, प्रक्रियाएं हैं, ओके। उसके बारे में बताया जाता बताया है। जाता उसके बाद फिर लगभग 6 महीने का एक इंडक्शन कोर्स होता है, जिसमें एज डिप्टी कलेक्टर आप क्या काम करने वाले हैं, उनके बारे में फिर कानूनों की जानकारी दी जाती है, फाइनेंशियल रूल्स पढ़ाए जाते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में ट्रेनिंग होती है। जी। फिर कुछ उसमें फील्ड ट्रेनिंग्स का भी रहता है, जिसमें अच्छा। कि हाँ, विभिन्न इस तरह के संस्थानों के साथ उनका समन्वय होता है जहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। इस दौरान लैंड रिकॉर्ड्स की भी एक ट्रेनिंग होती है, फील्ड ओके। ट्रेनिंग, जिसमें कि आपको पटवारी के नक्शे और ज़मीनों की नाप ये सब बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें। हाँ, सिखाई जाती है। उसके बाद फिर 1 साल आपको फील्ड ट्रेनिंग करनी होती है। ओके। और मेरे समय तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही था, एक ही था, हाँ, तो बड़ा मैंने बिलासपुर काफ़ी। में अपनी फील्ड ट्रेनिंग की। अच्छा। और उसके बाद फिर आपको इंडक्शन कोर्स फ़ेज़ 2 में बुलाया जाता है 2 महीने के लिए। जी। तो जिसमें फिर आपके फील्ड के अनुभव और आपका जो सैद्धांतिक आपकी जो प्रशिक्षण हुआ है उसको उसकी और समीक्षा। हाँ, बेहतर तरीके से किया जाता है। फिर एक मध्य प्रदेश भ्रमण का उस समय, चूँकि हम स्टेट सर्विस से आए, आईएएस हम बाद में 2007 जी। में हुए, तो वो होता है। और जब फिर मैं राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा आया, तो फिर जो अपना लबासना है एकेडमी मसूरी में, मसूरी। फिर वहाँ पर उसकी एक ट्रेनिंग ली। तो मैंने इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया और उसके बाद फिर मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया। तो उसमें तो फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा के बतौर जो केंद्र के। केंद्र के जो नियम कानून हैं, और उसमें फिर विदेश भ्रमण के भी कुछ ट्रेनिंग होते हैं। और डूज एंड डोंट्स भी जो। हाँ, काफ़ी चीज़ें रहती हैं उसमें, काफ़ी विस्तृत ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। तो इस तरह से ट्रेनिंग तो जो प्रोग्राम्स होते हैं। राज्य का लेवल स्तर पर जो प्रशिक्षण प्रोग्राम था, वो करीब 1.5 साल का, कितना समय का रहता? देखिए, वो जो हमारा प्रोबेशन पीरियड होता है करीब 2 साल का होता है, जिसमें कि आपको एकेडमी में लगभग मतलब शुरू के 6 महीने
और फिर लास्ट में 2 महीने, तो 8 महीने करीब आपको एकेडमी में निकालने होते हैं। बाकी का जो समय होता है 14 महीने वो फील्ड में होता है। अभी आपने जैसे एक बात बोली कि खेलिए कूदिए, तो आजकल जो हम देख रहे हैं कि मोबाइल युग या टीवी पे या बहुत सारे अलग अलग साधन हो गए, तो ये देखने में आता है कि बच्चों का स्पोर्ट्स में समय बहुत कम जा रहा है। क्या लगता है आपको, ये व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से स्पोर्ट्स का क्या अहमियत है और स्पोर्ट्स बच्चों के जीवन पे कितना प्रभाव डालते हैं? मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है। जी। स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप फिजिकल फिटनेस के लिए कर रहे हैं या स्पोर्ट्स को आप एज कैरियर आप जी। लेना चाहते हैं। स्पोर्ट्स का मतलब है कि आप फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आप रोज़ जीतना और हारना सीख रहे हैं। अगर आप हार गए तो किस तरह से आप बेहतर खिलाड़ी बने इसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। जी जी। आप अगर टीम गेम खेल रहे हैं तो टीम स्पिरिट क्या टीम होती है स्पिरिट भी वो है। आप सीख रहे हैं। जी। अगर आप टीम के कप्तान हैं तो आपके अंदर नेतृत्व के गुण विकसित हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं तो बचपन से स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ। जी जी। बहुत सारे खेलों में मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी भी रिप्रेजेंट किया। ओके। तो मुझे लगता है कि खेल एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन का एक अंग होना चाहिए। जी। वो आपको काफ़ी कुछ सीख देती है। सीख देती है, तो उसका इम्पोर्टेंस तो है अपनी जगह। थोड़ा सा अभी बच्चे शायद कहीं ऐसा मुझे लगता इग्नोर। है, ऐसा जी मुझे लगता है कि जब से ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। मीडिया और ये मोबाइल जी, और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, इसमें समय बहुत ज़्यादा व्यतीत हो रहा है। और वो तो एक ऐसा सोशल मीडिया तो एक ऐसी लत है जी। कि आप अगर कोई आप न्यूज़ देखना चाह रहे हैं या कोई आप इन्फॉर्मेशन के लिए आप अगर सर्च इंजन में जाते हैं और जी। उसके बाद फिर वो आपके रुचि के ये एआई आने के बाद तो अब हाँ। मोबाइल आपके दिमाग को भी पढ़ रहा है। यस यस। आपको क्या पसंद है उसके नोटिफिकेशन आने लगेंगे, उसके न्यूज़ आने करेक्ट लगेंगे, करेक्ट उसके वीडियोज़ आने लगेंगे करेक्ट। और बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको उससे अपने आप को छुड़ाना। अपने आप को छुड़ाना। जी जी। इसका इसका एक उदाहरण मैं उससे भी इसको कंपेयर करूँगा जी। कि आजकल एक बड़ी चैलेंज है अपने आप को फिट रखना, अपना वज़न हाँ। बढ़ने से रोकना। रोकना। और आप देखिए जब आप खा रहे होते हैं, हाँ। आप खाना खा रहे हैं या नाश्ता कर रहे हैं और आपकी पसंदीदा चीज़ है, हाँ। तो उस समय रुकना बहुत कि मुश्किल जब होता आप है। ये समझ पाएँ कि अब मैंने अपनी डाइट ले ली है, वो बहुत कठिन काम बहुत है। कठिन काम है, ओवर ईट कर ही लेकिन लेते हैं। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। सही है। उसी तरह से सोशल मीडिया के उपयोग में ये समझना कि अब हमको रुकना है, जी, ये जी, बहुत ही जी। कठिन टू है। स्टॉप इज वेरी जी। डिफिकल्ट। बहुत अच्छा आपने कहा कि ये ओवर ईटिंग हो रहा है सोशल मीडिया पर भी। इस पूरे प्रक्रिया में जो भी जैसे 89 से आगे 1.5-2 साल का आपने बताया, उसके बाद फिर प्रशिक्षण, तो एक व्यक्ति जो प्रशासकीय सेवाओं में अपना भविष्य ढूंढ रहा है, बनाना चाह रहा है, किस प्रकार की बाधाएं, क्योंकि आप भी एक छोटी जगह से आए, एक तरह से शहडोल उस समय तो बिल्कुल ही हुँ। छोटा स्थान रहा होगा, और जैसा कि परिवार भी छोटी जगह के रहते हैं तो कोई बहुत ऐसा इन्फ्लुएंशियल वो नहीं रहता। क्या बाधाएं आपको लगता है कि बच्चों को आ सकती है और उन्हें कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए? अभी का जो समय है, जी। बेसिकली जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या आपको जीवन में सफलता प्राप्त के लिए जो भी क्षेत्र आप चुनते हैं, उसमें फ़ोकस्ड अप्रोच बहुत ज़रूरी है। और आजकल आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ तो जो मुझे लगती है कि आपको फ़ोकस्ड होना फोकस। चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं, उसका मोटिवेशन आप बाहर मत ढूँढिए। आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल क्लासेस हाँ। हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, यूट्यूब पर भी तमाम। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, वो कुछ जी। समय के लिए आपको मोटिवेट कर सकता है। हो सकता है कि आप कोई फ़िल्म देख के या कोई इस तरह के भाषण सुन के आप बड़े जी मोटिवेट हो जाएँ। बट अगर वो मोटिवेशन अंदर से नहीं है, जी जी। तो वो वाला मोटिवेशन 2 दिन से ज़्यादा चलता नहीं चलता है। है। तो वो एक अंदर से आपकी एक दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए कि ये मेरा एम है, ये जी। मेरा फ़ोकस है और इसके लिए मुझे अपना क्वालिटी टाइम देना है। है। फिर दूसरी चीज़ आती है गाइडेंस की, जी कि जो भी मैं फ़ील्ड अपना तय कर रहा हूँ, जी। कौन वो व्यक्ति है जो मुझे सही गाइड कर गाइडेंस सकता दे है या कौन-सी ऐसे लोग हैं, जी। कौन-से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ मुझे ये पता चल सके कि मैं जो अचीव करना चाह रहा हूँ, उसके लिए बेहतर तैयारी, बेहतर रास्ता क्या होगा। कैसे होगा? वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी
और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको करना पड़ेगा। करना पड़ता है। आपके लिए कोई दूसरा करने नहीं। वाला नहीं जी, है। जी, आपको अपना समय, अपनी ऊर्जा जी, और अपनी लगन जी, उसमें जी। दिखानी पड़ेगी। तो कितना समय आपको कुछ ध्यान है, कितना देते थे उस समय जब आप तैयारी कर रहे थे पीएससी के लिए? देखिए ऐसे कोई ऐसे फिक्स तो मैं नहीं कह सकता कि इतने घंटे या जी, उतने घंटे, लेकिन हमारा जो उस समय एक रूटीन था वो आपसे शेयर कर देता हूँ। जी, हमारी क्लास होती थी शाम के शायद 4 बजे से और 8 बजे के बीच में। जी, तो हम नॉर्मली 3 सवा 3 बजे अपने घर से निकलते थे, जी, क्लास पहुंचते थे, क्लास अटेंड करते थे। लौटते समय हम खाना खाते थे जी, और खाना खाने के बाद रात के हम करीब 9:30 10 बजे घर पहुंचते थे। जी। रात के 10 से सुबह 6 बजे तक पढ़ते थे। पूरी रात? जी अरे बाप रे! क्योंकि उस समय लीस्ट डिस्टरबेंस होता है। हाँ, बराबर। सुबह फिर 6 बजे सो जाते थे। हाँ, हाँ। फिर हम तो ये सतत? ये करीब हाँ 2 साल का ये ओह रूटीन माय है। गुडनेस! फिर वही दोपहर में 12 बजे करीब उठे, जी, जी। नहाए धोए तैयार हुए, फिर तब तक टिफ़िन आ जाता था और टिफ़िन खाया और फिर क्लास के फिर लिए क्लास चल के गए। तो लिए। ये रूटीन था। पढ़ने के लिए हम चूँकि मैं और मेरे एक रूम पार्टनर भी थे और कुछ हमारे दोस्तों का समूह भी था, तो उसमें हम लोग कुछ समय ये भी रखते थे कि जैसे जो विषय मैं पढ़ रहा हूँ, जी, जब पढ़ते-पढ़ते एक बोरियत आ बोरियत है। जाती है। दूसरा विषय मेरा रूम पार्टनर पढ़ रहा है और कभी जब हमने 1-2 घंटे बाद जब कोई मान लीजिए ब्रेक लिया या हम टहलने के लिए निकले, जी, तो जो विषय मैंने पढ़ा है वो मैं उसको पढ़ाऊँगा, ओके। जो विषय उसने पढ़ा है वो मुझे पढ़ाएगा। तो रिवीजन वो भी हो एक जाता है रिवीज़न और हो जाता है। करेक्ट। और दूसरा हम लोग कई बार ऐसे सब्जेक्ट चुन के एक उसमें पक्ष-विपक्ष बना लेते थे। अच्छा, अच्छा। तो जैसे एक डिबेट हो रही है, डिबेट जैसा। तो उससे एक तो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने समझ को में। मिलता था और बहुत सारी चीज़ें रिवाइज़ हो जाती और थी। फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी, बोलने की आदत और राइट। वो सब भी हो जाता है। दैट वेरी नाइस। ये बहुत उपयोगी जानकारी है। तो जब अधिकारी के रूप में कामकाज चालू होता है, तो शुरुआती दौर में काफ़ी चुनौतियाँ रहती होंगी, क्योंकि बिल्कुल रूटीन से हटकर एक तरह से वो एक विश्व है अपनी जगह पर। तो ज़रूर ट्रेनिंग अपनी जगह रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन फिर भी जब ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, तो उसका एक तनाव महसूस होता है? प्रशासनिक पद में जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, जब मैं पहली बार एसडीएम बना, तो वो अनुभव बड़ा अच्छा था। उस जी। समय गाड़ियों में लाल बत्ती लगा करती हुँ, थी। आपको अर्दली और सिपाही मिलते जी, थे। आप एक न्यायालय में बैठ रहे हैं जी, न्यायाधीश के बतौर। फिर आपके बहुत सारे अधिकार होते हैं जिनको जी। आप एक्सरसाइज़ करते हैं। तो वो शुरू में तो निश्चित रूप से बड़ा आकर्षित करता है। आनंद का विषय रहता है, आकर्षण भी रहता है। फिर धीरे-धीरे आपको पता चलता है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर हो गया, कोई चुनौतियाँ जो हैं। वीआईपी विज़िट्स हैं, हुँ, इलेक्शंस हुँ, हैं, कभी कोई इस तरह की आपदा आ गई और हुँ। फिर आप रात-रात भर जग रहे करेक्ट, हैं या करेक्ट, दौड़ रहे हैं या करेक्ट। इस तरह के विपरीत परिस्थितियों में आप जो स्थलों पे जाके और वहाँ पर कोई ऑन राहत या ग्राउंड। काम कर रहे हैं, तो हुँ, वो चुनौती रहती है। जी, और प्रशासनिक क्षेत्र तो मैं ये मानता हूँ कि आज इतने वर्ष व्यतीत होने के बाद भी प्रत्येक लॉ एंड ऑर्डर के बाद, इलेक्शन के बाद, वीआईपी विजिट के बाद या इस तरह की कोई आपदा आती है, उसमें भी हमको बहुत कुछ सीखने को सीखने मिलता को है। तो ये जो लर्निंग प्रोसेस है, जी, जी, ये तो ताउम्र चलती चलता ही है। रहता है। जी। बिल्कुल ठीक। तो अभी आप वहाँ से सफ़र चालू होके संभागायुक्त इंदौर के रूप में आज आप यहाँ पर हैं। मुझे लगता है कि राजधानी के बाहर प्रदेश की ये सबसे बड़ी पोस्ट है। तो इसकी कुछ विशेष, इतना बड़ा क्षेत्र, आज मेरे ख्याल से 8 ज़िले 10 ज़िले इंदौर में हैं, मतलब संभाग में हैं। और जैसा कि आपने बताया कि कई चीज़ें अकस्मात हो जाती है, विज़िट्स हैं या कैलेमिटीज़ हैं या इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हैं। टाइम मैनेजमेंट का क्या भूमिका रहती है? क्योंकि जब विशेष परिस्थिति बनती है तब भी रोज़ के काम तो चलते ही रहते हैं, वो काम तो रुकते नहीं है। तो ये संतुलन कैसे स्थापित हो पाता है? निश्चित रूप से टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहता है। और इंदौर संभाग की अगर मैं बात करूं, तो इंदौर में जहां एक और इंदौर का जो शहर है पीथमपुर और ये इंडस्ट्रियल एरिया है, वो एक अलग तरीके से वहाँ पर ग्रोथ है और जी, प्रॉस्पेरिटी है। वहीं अगर हम इंदौर संभाग के निमाड़ क्षेत्र की अगर बात बात करें और नर्मदा किनारे और जहाँ
NVDA की नहरें पहुंची हैं, वहाँ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में बहुत अच्छा काम हुआ है। और वहीं तीसरी तरफ हमारा जो झाबुआ हिल्स का क्षेत्र है, जिसमें हमारे झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और धार का कुछ हिस्सा आता है, वहाँ पर काफ़ी शेड्यूल ट्राइब्स के आदिवासी लोग रहते हैं। और वहाँ पर जो बेसिक विकास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इनकी बेहतर सुविधाएं, बेहतर सर्विसेज देना एक चुनौती रहती है। तो इंदौर संभाग एक विविधता का संभाग है। सभी विभाग यहाँ पर बेहतरी से काम करें, इसके लिए हम लोग समय समय पर बैठक लेते हैं, फील्ड में जाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, सभी स्टेक होल्डर्स से भी बात करते हैं। जो टाइम की आपने बात की, निश्चित रूप से टाइम देना अपने लिए, अपने परिवार के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। बट उसका जो तरीका मुझे लगता है, क्योंकि अपना फिजिकल फिटनेस के लिए, मेंटल फिटनेस के लिए नॉर्मली हम सुबह का समय रखते हैं, क्योंकि सुबह 7-8 बजे तक ऐसा समय होता है जब सामान्य तौर पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, तो उस दौरान आप अपने कुछ फिजिकल फिटनेस के लिए कर सकते हैं। दूसरा, परिवार को समय देना, निश्चित रूप से वो एक ऐसा विषय है जिसको मैं नहीं टच करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि परिवार को जितना समय देना चाहिए शायद हम लोग नहीं दे पाते हैं, तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। धर्मपत्नी जी जो है घर का ख्याल रखती हैं। और लेकिन ये बात सही है कि जो हम एक फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के साथ सोशल हेल्थ की बात करते हैं, कि अपने परिवार हैं, दोस्त हैं, या समाज के इस तरह के लोग हैं जिनसे हमें मिलना चाहिए, उनके कार्यक्रम में जाना चाहिए, कई बार नहीं हो पाता है। तो उसको हमारे धर्मपत्नी जी, हमारे भाई, ये लोग पूरा करते हैं, तो उनके प्रति मैं आभारी भी हूँ, क्योंकि वो लोग उन रिश्तों को निभा रहे हैं। सही बात। और जहाँ भी अवसर होता है, जब मुझे भी अवकाश मिल पाए, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं जाऊँ, बिल्कुल, या कम से कम टेलीफोन पे तो बात कर ही लूँ। एक तरह से देखें दीपक सर, तो इंदौर देश के फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ में से है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ है। और जब प्रदेश, अभी तो देश भी बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ देश की सभी क्षेत्रों में हो रही है, उन्नति प्रदेश की हो रही है, शहर की भी हो रही है। तो जब इतनी तेज गति से विकास हो रहा है, तो प्रशासन इसके साथ कैसे अपना तालमेल बैठा पाएगा, बैठा पा रहा है? क्योंकि परिवर्तन बहुत तेज़ी से होने लगे पिछले 10-20 वर्षों में। शायद ऐसा लगता है कि परिवर्तनों की गति बहुत बढ़ चुकी है, और प्रशासन का एक अपना तरीका होता है काम करने का। तो ये कैसी चुनौती है, और इसको प्रशासन कैसे, आपको लगता है, हैंडल कर पाएगा? क्योंकि ये चीज़ें लगता है और तेज होती जाएंगी समय के साथ। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि इंदौर न सिर्फ मध्य प्रदेश का, बल्कि सेंट्रल इंडिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ, विकास करता हुआ शहर है। इसमें शासन की दो बातों पे जो प्राथमिकताएं हैं, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। एक तो प्राथमिकता है सुशासन। जी। सुशासन का अर्थ ये है कि लोगों के काम समय पर हों, बिना परेशानी के। इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने जो किया है, एक तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट, ये जो लागू किया है जी, इसमें 100 से ज़्यादा ऐसी सेवाएं हैं जिसके लिए एक समय निर्धारित है जी। उनको ऑनलाइन आवेदन करना है, या हमारे जो लोक सेवा गारंटी के केंद्र खुले हुए हैं, लोक सेवा केंद्र हैं, वहाँ आवेदन देना है, और एक निश्चित समय अवधि में उसका काम होके उसके हाथ में मिलेगा। और अगर वो नहीं मिलता है तो जो अधिकारी उसके लिए जिम्मेवार है उसके ऊपर अर्थदंड लगाएंगे जिले के कलेक्टर, और उस राशि को वसूल करके उस आवेदक को देंगे। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। दूसरा, शिकायतों को सुनने और उनके निराकरण की एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही है, जिसका नाम है सीएम हेल्पलाइन जी, जिसमें कोई भी व्यक्ति 181 में टेलीफोन करके या ऑनलाइन अपनी शिकायत दे सकता है। तीसरी व्यवस्था है जनसुनवाई की। प्रत्येक मंगलवार को जिला कलेक्टर, जिला अधिकारी और सब डिवीज़न लेवल के अधिकारी, ब्लॉक लेवल के अधिकारी, उनके लिए ये अनिवार्य है कि मंगलवार को सुबह 11 से 1 अपने ऑफिस में, दफ्तर में बैठें, जो लोग भी आएँ उनसे सबसे मिलें,
उन्होंने जो आवेदन दिया है उसको सीएम हेल्पलाइन के पोर्टल में दर्ज करें, ओके, उसको रिव्यू करें और उसका उसका निराकरण करें। निराकरण सभी जिलों में ये सभी जिलों पूरे में प्रदेश पूरे प्रदेश में लागू है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जी जिसमें कोई भी नागरिक अपनी जाके शिकायत दर्ज करा दर्ज सकता करा है। सकते तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, जो हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ जी। की या आईटी सेक्टर की, इसको लेके भी सरकार के जो अभी पॉलिसीज़ हैं, हर ज़िले में एक ऐसा केंद्र बनाया गया है जहां पर अगर वो व्यक्ति जा रहा है तो सिंगल विंडो में उसके समस्याओं का निराकरण हम लोग कर रहे हैं। और जो किसी भी इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है लैंड लैंड जी हाँ, और गवर्नमेंट पॉलिसी। जी तो लैंड बैंक बनाया गया है। हम्म, जो भी इस तरह के इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, उनको लैंड बैंक की ज़मीनें दिखाई जाती हैं जी और पूरी प्रोसेस को बहुत ही स्मूथ स्मूथ किया कर गया है। तो और आज की तारीख में इंदौर तो हमारे देश का सबसे स्वच्छ जी हाँ, शहर है। बिल्कुल बिल्कुल एयर क्वालिटी में इंदौर बेस्ट लीडिंग जी सिटी है। जल संरक्षण में इंदौर ने अभी राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त पुरस्कार किया प्राप्त है। किया प्लांटेशन में, हरियाली में हाँ, अभी हम लोगों ने बहुत बड़ा एक ही प्रोजेक्ट दिन में 12 लाख पौधे लगा के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। करेक्ट तो शहर का पूरा जो इकोसिस्टम है जी वो अभी इस तरह का बनाया गया है कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स आ सकें, जी आईटी इंडस्ट्रीज आ सकें और लोग आके, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो कोई एंटरप्रेन्योरशिप हो, उसको वो कर सकें। जी जी। इसका तो हमने भी अनुभव अब आने लगा आम जनता को भी। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे लाइसेंस बनवाना है तो आजकल अब बहुत आसान हो गया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। रजिस्ट्री बहुत आसान हो गई। रजिस्ट्री अब नए नियम आ गए। ऑनलाइन जी, आ जी, गया। जी। रजिस्ट्री के बाद जो नामांतरण होते थे वो भी अब automatic, पूरा ब्लॉकचेन कर दिया है। जी जी संपदा मंत्रालय और जो राजस्व का आरसीएमएस है, जी जैसे ही रजिस्ट्री होती है वो ब्लॉकचेन से रेवेन्यू में चली जाती है जी और साइबर तहसील के माध्यम से वो ऑनलाइन उसका नामांतरण होकर रिकॉर्ड करेक्शन हो जाता है करेक्ट। और आवेदक को उसके खसरे भी मिल जाते हैं। बहुत तो इससे जनता जी को लाभ भी मिल रहा है। इसी सिलसिले में जैसे शहर जब बड़ा होता है, जब गतिविधियां बढ़ती है तो अपराध भी बढ़ते हैं। सामान्यतः कुछ न कुछ आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ने की संभावना रहती है। इंदौर कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू हो चुकी है। क्या इसका एग्जैक्टली इम्प्लीकेशन है कमिश्नरेट व्यवस्था या सामान्य पुलिस व्यवस्था, और कैसे आम आदमी को इससे क्या फर्क पड़ना चाहिए या क्या पड़ता है? जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी उसमें जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर्स थे वो जिला कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थे, एडिशनल कलेक्टर को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थे, फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट थे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जी थे। तो पुलिस जब प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करती थी या इस तरह के दूसरे एक्ट में बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयाँ थी जिसमें वो चालान प्रस्तुत करते थे इन अधिकारियों ये के अधिकारियों के पास। पास। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद वो अधिकार पुलिस अधिकारियों को भी दिए गए हैं। ओके तो उसका यहाँ पर पुलिस का बल बढ़ाया गया है। जी जी जहाँ पर एक ही एसपी होते थे वहाँ पर अब 4 डिप्टी कमिश्नर पुलिस हैं, ओके 2 एडिशनल कमिश्नर हैं, एक हम्म, पुलिस कमिश्नर हैं जो काफ़ी वरिष्ठ अधिकारी जी हैं। तो अपराधियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई, इस अवधारणा को लेकर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया लागू है और मैं समझता हूँ कि इंदौर में काफ़ी अच्छे से वो लागू सिस्टम होगा। अभी चल रहा है। इसी प्रकार की एक नई अवधारणा शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी देखने में आ रही है, वो सीएम राइज स्कूल। अब शहरी आबादी जो है वो करीब करीब शासकीय विद्यालयों से कट गई है एक तरह से, लेकिन बड़े शहरों के नीचे आज भी मुख्य जो शिक्षा के केंद्र है वो शासकीय विद्यालय ही होते हैं। तो सीएम राइज स्कूल के बारे में कुछ आप बता पाएंगे, क्या इसके पीछे अवधारणा है, क्या उद्देश्य है? देखिए, शासकीय स्कूल जितने भी हैं वो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के कोर्स को संचालित करते हैं और इसमें प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी ये कैटेगरीज हैं। जी यद्यपि शासकीय सिस्टम में ही जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स डिपार्टमेंट ने जो एकलव्य स्कूल बनाए हैं, कन्या परिसर बनाए हैं, आश्रम बनाए हैं, नवोदय स्कूल है, वहाँ के अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि कितने बच्चे वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर और बेहतर सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं।
लेकिन एक इस तरह की बात देखी गई थी, जैसा आपने कहा कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी पढ़ाई की तुलना में सरकारी स्कूल की पढ़ाई में कुछ फ़र्क महसूस होता था। तो ये अवधारणा लाई गई कि प्रत्येक ज़िले में एक क्लस्टर लेवल पे एक सीएम राइज स्कूल बनाया जाए, जी जी जहाँ बहुत ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसका जो वहाँ पर टीचर्स हैं वो इस तरह के हों जो उस ज़िले के बेस्ट टीचर्स हों, उनको एक प्रोसेस से वहाँ पर रखा गया। जी अगर उस स्कूल में पदों की संख्या कम थी तो नए पद स्वीकृत किए गए। ओके वहाँ पर पढ़ाई के लिए बेहतर स्मार्ट क्लासरूम्स, प्रैक्टिकल के लिए अच्छी लैब की Laboratories। स्थापना, स्पोर्ट्स के लिए इक्विपमेंट्स और खेल मैदान, जी म्यूज़िक, आर्ट एंड कल्चर के लिए भी एक रूम और टीचर्स की व्यवस्था, इन सब चीज़ों की व्यवस्था सीएम राइज स्कूल में की गई है। और इसके साथ ही अगर बच्चे थोड़ा दूर से आ रहे हों तो उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए बसेस के अरेंजमेंट भी किए गए हैं। और सीएम राइज स्कूल का जो पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम है वो स्कूल स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पे भी चल रहा है। ओके और अभी अधिकांश सीएम राइज स्कूल जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग थे उसी में ही सुविधा देके शुरू किया गया है, लेकिन आने वाले समय में सभी सीएम राइज स्कूल नए नक्शे से नए बिल्डिंग्स बनेंगे, प्लेग्राउंड्स होंगे, सारी फैसिलिटीज़ नहीं होंगे, सारे टीचर्स को एक सिलेक्शन प्रोसेस से एग्जिस्टिंग टीचर से ही उसमें लिया जाएगा और वहाँ बहुत ही बेहतर पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रहेगी। तो मेरा ऐसा पूरा विश्वास है, जिस तरह से एकलव्य स्कूल, नवोदय स्कूल, कन्या आश्रम, इनके बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले समय में सीएम राइज स्कूल के बच्चे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बहुत अच्छी अवधारणा है। मतलब तो ये हर जिले में स्थापित किया जाएगा करीब करीब? हर जिले में तो है ही, जो बड़े जिले हैं वहाँ पर ज़्यादा भी। अच्छा, ज़्यादा भी। बेसिकली ये क्लस्टर लेवल पे है। ओके, क्लस्टर लेवल में कुछ तहसीलों का मतलब हाँ, जैसे हम मोटा मोटा मान लें कि हर विधानसभा में मिनिमम एक तो सीएम राइज स्कूल आ ही रहा है। कई बार सर ये देखने में आता है या ये बातचीत होती है कि योजनाएं बहुत अच्छी बनती है लेकिन क्रियान्वयन में गड़बड़ हो जाती है, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और इसकी क्या आगे इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? देखिए, योजना बनना कई बार समय की भी आवश्यकता होती है जी। दूसरा, योजना हमेशा एक अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। जब योजनाएं इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पे आती हैं तो उसमें फिर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जी। शासकीय विभाग होते हैं, जो लाभ लेने वाले हैं वो होते हैं, जो स्वीकृत करने वाले हैं वो लोग होते हैं। कई बार योजना के स्वरूप में कुछ खामियां होने के कारण या लाभार्थियों को वो उतनी लाभ की योजना नहीं लगने के कारण जी। इस तरह की बातें होती हैं। और हमेशा समय काल परिस्थिति के अनुसार लोगों की आवश्यकताएं भी बदलती हैं, ज़रूरतें बदलती हैं, डिमांड्स बदलती हैं, तो उसके अनुसार फिर ये चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। और योजनाओं के प्रति शासन हमेशा संवेदनशील भी रहता है और परिवर्तन को स्वीकार करने वाला भी रहता है। वो महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि परिवर्तन, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये तो अब सतत प्रक्रिया हो गई है, उसके साथ शासन का तालमेल बैठना बहुत आवश्यक है। अभी पिछले वर्षों में तकनीकी उन्नति भी बहुत ज़्यादा हुई है, आर्थिक विकास भी बहुत तेज़ी से हुआ है, तो इससे कुछ मदद मिलना जिसको कहें प्रशासन करने में, जैसे पहले रिसोर्सेस सीमित हो, आज रिसोर्सेस काफ़ी बढ़ गए हैं प्रशासन के लिए भी, तो ये उसकी एक बाजू है। और एक बाजू ये है कि जब इस तरह की स्थितियाँ बनती है तो इसकी वजह से अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं जनता की। तो इस संबंध में आपका क्या अनुभव है? ये मैं तो ये मानता हूँ कि आईटी का उपयोग जी सिस्टम को बेहतर करने के लिए हुआ है और उसके परिणाम भी अच्छे हैं। अच्छा है। कुछ उदाहरण से देता हूँ। पहले राजस्व विभाग के जो प्रकरण दर्ज होते थे वो रजिस्टर में दर्ज होते थे। हाँ। फाइल चलती थी, आदेश होते थे, कई बार फाइल गायब हो जाती थी। अभी जब से RCMS आ गया, रेवेन्यू केसेस मैनेजमेंट सिस्टम, सारे केसेस ऑनलाइन ही, लोगों को ऑनलाइन उसके ऑर्डर मिल रहे हैं, पेशी तारीखें मिल रही हैं, कॉज लिस्ट मिल रही है, उनको पता है।
दूसरा, लोक सेवा केंद्र जो हमारे बने हैं, ऑनलाइन आवेदन लिए जाते जी। हैं, तो आवेदन पत्रों के गुमने का प्रश्न ही नहीं प्रश्न पैदा ही नहीं। होता, डेट का प्रश्न ही नहीं उठता कि साहब किस डेट को दिया था। जी। और इसके साथ ही टेक्नोलॉजी का उपयोग ही है, जैसे जो हमारे यहाँ एक समाधान ऑनलाइन प्रोग्राम चलता है जिसमें आवेदक जिले में बैठते हैं, जी। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यालय में बैठते हैं, और जो सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें हैं या जन सुनवाई की शिकायतें हैं, उसमें रैंडमली 10-12 लोगों से मुख्यमंत्री जी भोपाल में बैठ के सीधा संवाद कर रहे हैं। ओ, तो ये एक इतनी बढ़िया उपयोग जी, है जी। आईटी का। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसका उपयोग हुआ है आईटी के विभिन्न चीज़ों का, अभी जैसे एक लाडली बहना स्कीम हाँ। आई, अगर उसकी आप संख्या देखेंगे तो वो बहुत करोड़ बड़ी में संख्या है। हाँ। जी हाँ, 1 करोड़ से ज़्यादा है। हाँ। लेकिन उसमें क्या किया गया है कि जो भी आवेदक था, उसका आधार कार्ड, उसकी समग्र आईडी, उसका बैंक अकाउंट जो कि डीबीटी एनेबल्ड हो, जी। और उसके इस तरह के जो जानकारियां थी ताकि कोई डुप्लीकेसी ना हो सके, वो जानकारियां पूरी ली गई आवेदन पत्र भराते समय ही, और सीधे भोपाल से राशि डाली जा रही है हितग्राही के अकाउंट में। तो बीच के सारे लिंक चैनल्स खत्म हो गए, जी, जी। और कोई भी डुप्लीकेसी की शिकायत, एक सिंगल शिकायत नहीं है। इतने समय में तो ये बेसिकली आईटी का ही आईटी का उपयोग ही। है। जी, जी। बिल्कुल ठीक है। ये आईटी की वजह से ट्रांसपेरेंसी तो डेफिनेटली बढ़ी है, और इस तरह के जो चैनल्स जो बीच के रहते थे वो सब वो डेफिनेटली हाँ, कम हो गए हैं, कई क्षेत्रों में देखने में आता है। अ, एक चीज़ जो कार्यपालिका के संदर्भ में सामान्यतः जनता को क्यूरियोसिटी रहती है, कह सकते हैं, वो होता है राजनीतिज्ञ और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच का संबंध कह लें, या उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग कह लें, तालमेल कह लें। आपका इतना लंबा समय प्रशासनिक सेवाओं में गुजरा है, तो कभी ऐसा कोई अनुभव कि दबाव महसूस होता है, या कभी कोई ऐसा लगता है कि ये तालमेल बैठाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सरकारें बदलती रहती है, नेतृत्व बदलता रहता है। इस संबंध में क्या अनुभव रहे आपके? अब मेरी सेवा तो हो गई 33 वर्ष की, जी, जी। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी ऐसी संस्थाओं में काम किया जहाँ चुने हुए प्रतिनिधि थे। जी, जिला पंचायत में सीओ के रूप में काम जी, किया, स्मार्ट सिटी में काम किया मैंने, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम किया, एज कलेक्टर भी विभिन्न प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में जिला योजना समिति वगैरह रहती। मुझे तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी प्रकार का दबाव अवांछित कोई दबाव कोई। और मुख्य बात यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के रोल डिफाइंड है। जी। अगर उसके अनुसार आप काम करते हैं तो कभी किसी प्रकार के दबाव या गलती होने की संभावना हो ही नहीं कोई सकती। और मैंने तो जहाँ भी काम किया, हमेशा उन जनप्रतिनिधियों के साथ हमारे आज भी अच्छे संबंध और संपर्क हैं, जी, जी, और कभी कोई इस तरह का काम हमने किया नहीं जी। जो कोई ये कह सके कि साहब दबाव में कर दबाव। दिया। जो चीज़ें नियम कानून में होने लायक थी उनको वो किया, तत्परता से किया। जी, जो नहीं होने लायक थी उसके बारे में हमने जनप्रतिनिधियों को बताया, और वो माने भी माने भी कि ठीक है, अगर ये नहीं हो सकता है तो नहीं हो नहीं सकता। हो सकता। दे कुड सी द पॉइंट की ये बिल्कुल ठीक है। आप एक अधिकारी के रूप में, चूंकि जैसे जैसे पदोन्नतियां होती है और अधिक से अधिक अधिकार आते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात भी आती है कि आपके निर्णय से एक बड़ा वर्ग प्रभावित होता है, अच्छे के लिए हो सकता है। कई बार प्रशासनिक निर्णय सख्त भी होते हैं, जिसमें हो सकता है कि जिन पर उसका प्रभाव जा रहा है वो उससे प्रसन्न ना हो। तो ये एक जिम्मेदारी की भावना भी है कहीं ना कहीं, और एक चुनौती भी है, और एक तनाव भी है। तो इस कश्मकश को कैसा देखते हैं आपकी? ऐसा कई बार विषय आते हैं जी, जबकि ऐसा लगता है कि कोई आपका अधिकारी कर्मचारी बड़ा अच्छा काम कर रहा है, जी, बहुत प्रिय है, जी, या कई बार आप के साथ कोई लंबे समय से काम कर रहा है तो अच्छे संबंध भी होते हैं। जब इस तरह की कोई गलती हुई या किसी की हम जांच कर रहे हैं, जी, तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जब वो काम कर रहा था या जो गलती हुई उसका इंटेंशन क्या था,
वो मेलाफाइड इंटेंशन से किया जी, जी। या बोनाफाइड इंटेंशन से काम Correct. करते हुए हो गलती गया, की। हाँ, मानवीय भूल हो तो गई। इस तरह की जांच में जी। ये जानना जरूरी है कि नियत उसकी खराब थी या नियत अच्छी नियत से किया गया काम। बराबर। तो उसके अनुसार ही हम लोगों आगे ने का निर्णय फिर। लिया है। और ऐसे तो बहुत सारे हम लोग फैसले लिखते हैं, जी। न्यायालयीन भी, विभागीय जांच के भी। मुझे ऐसा लगता नहीं कि आज तक मेरा कोई आदेश जी। वरिष्ठ न्यायालय से या शासन से निरस्त हुआ हो। बहुत बड़ी बात है, इतने लंबे करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है वो जो प्रक्रिया थी उसके जांच की या वो निरपेक्ष थी और उसकी वजह से ऐसे निर्णय हो पाए। आपके अधिकारियों के साथ, विभाग के साथ जनता पर भी आपके निर्णयों के प्रभाव जाते हैं, एक एक जिलाधीश के रूप में या कमिश्नर के रूप में। और ये बात तो वहाँ पर भी कुछ हद तक लागू होती है कि आपके निर्णयों से जनता भी प्रभावित होती है। तो इसका जो एक एंड रिजल्ट में कहूँ कि ये संतोष की भावना ज़्यादा देता है कि आप कुछ कर पा रहे हैं जनता के लिए, या ये तनाव ज़्यादा देता है कि कुछ गलत ना हो जाए या कुछ किसी का हानि ना हो जाए? देखिए, शासकीय अधिकारी के बतौर कार्य करते हुए मेरा तो हमेशा जो कार्य करने का तरीका रहा, एक तो पहला प्रयास ये रहता है कि जो नियम कानून हैं उनका पालन हो, उसके अंतर्गत ही काम किया जाए। दूसरा, जब हम काम करते हैं तो ये देखते हैं कि इस काम से लोगों को क्या फ़ायदा है। जी। महत्वपूर्ण यही है। हाँ। जो भी पूरी व्यवस्था है लोगों के लिए जन है। कल्याण के लिए। तो क्या हमारे इस निर्णय से लोगों को फ़ायदा हो रहा है? तीसरी बात यह है कि मैं जो निर्णय ले रहा हूँ वो न्याय संगत है या नहीं है, जी। और वो न्यायपूर्ण दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इन सब बातों को अगर ध्यान में रखते हुए हम काम करें, और सबसे अंत में तो बात यह है कि मुझे सेटिस्फैक्शन होना चाहिए जी। कि जिस चीज़ के लिए मैं नौकरी कर रहा हूँ या मैं इस पद पर हूँ उसके प्रति मैं न्याय कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। आपकी सेवाएं जैसे चालू हुई 90 के दशक में, और अभी हमने बात भी की, परिवर्तन आया है, तकनीक बढ़ी है काफ़ी, और लेकिन उस ज़माने के कई चीज़ें आज आमूल-चूल बदल चुकी हैं। मुझे लगता है कि लाइफ़स्टाइल की अगर हम बात करें, जीवन स्तर की बात करें, तो बहुत बड़ा फ़र्क आया है। क्या प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी उतना ही फ़र्क आ पाया है? क्या प्रशासनिक प्रक्रियाएँ उसको मैनेज कर पाई है? प्रशासनिक प्रक्रियाओं का जो परिवर्तन है मुझे लगता है अपेक्षाकृत धीमा है। धीमा है। प्राइवेट सेक्टर में जो चेंजेस हुए हैं, जी। बहुत सारे ऑफिस अब पेपरलेस हो गए हैं। पेपरलेस हो गए। सरकारी दफ्तरों में आप जाएंगे तो अभी अब भी तो वर्क आपको फ्रॉम होम फाइलें, जैसे। हाँ, फाइलें और आपको बहुत सारे कागज़ दस्तावेज वो मिलेंगे। जी, जी। दूसरा, मुझे जो लगता है कि शासकीय सिस्टम में जो नवाचारों को या नए चीज़ों को अडॉप्ट करने की एक टेंडेंसी जो है। टेंडेंसी होती है वो थोड़ी सी कम होती है। यद्यपि कई लोग स्वीकार करते हैं, कई जी। लोग उसको सीखते हैं। जी। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो जी। हमने तो जब नौकरी शुरू की तब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, थे नहीं। कंप्यूटर कंप्यूटर्स सिस्टम भी नहीं के जस्ट बराबर आए थे। ही हाँ, थे, हाँ, पर वो शुरुआती थी। सरकारी सिस्टम जी। में नहीं थे। जी। इंटरनेट का बहुत कम उपयोग था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो थी ही थी ही नहीं। नहीं। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे विकसित हुई हैं। जी। लोगों ने इसको सीखा भी है, स्वीकार भी किया है, परिवर्तन भी हो रहे हैं। अब तो आईटी का, ब्लॉकचेन का, एआई का, इन सब का उपयोग अभी शुरू हुआ है। तो ये सुधार एक मुझे लगता है कि निरंतर प्रक्रिया है और हो रहा है। जी। कई जगह ऑफिसों में, जैसे मैंने अभी बहुत सारे उदाहरण दिए आपको, जी। जी। बेहतर सर्विस डिलीवरी सिस्टम हुआ है। जी। लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत करने की है, ज़रूरत सुधार की ज़रूरत है, और वो सरकार करती भी है। मुझे लगता है कि उस स्पीड को थोड़ा और बढ़ा लिया जाए तो लोगों के लिए और लाभप्रद होगा। ऐसे एक क्षेत्र है, दीपक सर, चिकित्सा का क्षेत्र, हेल्थ केयर, इसमें मुझे लगता है कि अभी शायद उतना विकास नहीं हो पाया जैसे हमने मध्य प्रदेश में देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले कुछ सालों में, 20-25 वर्षों में काफ़ी बहुत विकास हुआ। पावर में, सप्लाई में बहुत विकास हुआ, या इरिगेशन, एग्रीकल्चर, इन विभागों में बहुत अच्छा। ऐसा लगता है मेडिकल की तरफ थोड़ा कम ध्यान गया है, या मेडिकल पे कम काम हो पाया है। कोई पर्टिकुलर वजह है या? स्वास्थ्य विभाग का जो काम है उसको आपको ऐसे समझना पड़ेगा जी। कि वो खाली डॉक्टर्स का काम नहीं है। जी।
जब आप किसी हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो एक तो होता है कि जब मरीज वहाँ पहुँचा तो उसको किस तरह से वहाँ पर स्टाफ ने उसको डील किया। डील किया। दूसरा ये होता है कि उस अस्पताल में साफ सफाई, हाउसकीपिंग, क्या स्तर है सिक्योरिटी, उसका जी। क्या स्तर है। जी। फिर तीसरी बात तब आती है इलाज की, इलाज की। जांच और इलाज की। जी। तो वहाँ पर इस तरह के मल्टीपल काम हैं एलिमेंट्स जिनके कोऑर्डिनेशन में शासकीय सिस्टम में बेहतरी करने की अभी आवश्यकता है, और जी। वो हो भी रहा हो है। भी रहा है। आप बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में जाएंगे तो वहाँ की साफ सफाई, जी। वहाँ के लोगों के व्यवहार और वहाँ के इलाज को देख के आपको बहुत खुशी होगी। ओके। पर दूसरी तरफ आपको ऐसे भी उदाहरण मिल जाएंगे हाँ। जहाँ पर उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। ये तो पहली बात। दूसरी बात ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, किसी की आलोचना की बात नहीं है, लेकिन वो लोग जितनी फीस ले रहे हैं और सरकारी अस्पताल पूर्णतः निशुल्क सिस्टम में चल रहे हैं, तो वो कंपैरिजन तो देखिए हो ही नहीं सकता। तीसरी बात जो है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में अपने स्वास्थ्य के प्रति उतनी जागरूकता नहीं है जितनी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अभी जैसे मैंने इंदौर संभाग के जो सुदूर ट्राइबल एरिया हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ मैंने हेल्थ कैंप लगाए जी। हमारे सरकारी डॉक्टर्स और जो प्राइवेट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ के भी डॉक्टर्स। जी। अभी जुलाई अगस्त में जो हमने शिविर लगाया, लगभग 70,000 लोग आए। ओके। 4,000 लोग ऐसे मिले जो हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं, पीड़ित। उनको पता ही नहीं है कि हमको हाई ब्लड प्रेशर है, वो कोई दवाई नहीं खा रहा है। हाँ। वो समस्या लेके आए कि साहब सर दर्द हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है। लगभग 2,500 ऐसे लोग मिले जो डायबिटिक थे, उनको ये पता ही नहीं था कि हमको शुगर हो गई है, हमको जबकि ये बड़ी छोटी बीमारियां हैं, आप डेली अगर एक टैबलेट खा रहे हैं तो वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह के तमाम जो माने साधारण बीमारी से लेके जो, जैसे हमारे क्षेत्र में झाबुआ अलीराज क्षेत्र में सिकल सेल का काफ़ी प्रभाव है, उसकी लगातार जांच हो रही हैं, ट्रीटमेंट हो रहे हैं, जन जागरूकता के भी कार्यक्रम चल रहे हैं। कैंसर का आजकल काफ़ी बढ़े हैं केसेस, उनकी लेकिन लगातार जांच हो रही है। तो ये बेसिकली ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है और IEC की भी ज़रूरत है। बराबर। लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ाने की आवश्यकता। अभी एक योजना मेरे ख्याल से मंत्री परिषद से पास हो गई, अगर मेरी जानकारी सही है तो, कि जो जिला स्तर के अस्पताल है उनको मेडिकल कॉलेज में तब्दील करना एक तरह से। देखिए, मेडिकल कॉलेज के बारे में सरकार की जो नीति है उसके तहत सरकार अभी जहाँ भी मेडिकल कॉलेज खोल रही है वहाँ मेडिकल कॉलेज का तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जी। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसी को अपग्रेड करके वो मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल के रूप में उसको उपयोग कर रहे हैं, जैसा कि हमारे संभाग में खंडवा में हुआ। अच्छा। खंडवा में जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था उसी में एडिशनल कंस्ट्रक्शन करके, बेड बढ़ा के, सुविधाएं बढ़ा के, ऑपरेशन थिएटर इत्यादि बढ़ा के उसको मेडिकल कॉलेज का जो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना दिया गया, हॉस्पिटल इसको कर दिया। तो कम इन्वेस्टमेंट में और वो अच्छा है ये। जी हाँ, मतलब वो अच्छा है। अगर ये सब जिलों में हो जाता है मेरे ख्याल जैसे सागर में भी अभी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था वो मेडिकल कॉलेज को हैंडओवर कर दिया, तो सरकार अब इस नीति पे काम कर रही है। इससे मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ जाएगी और हमको ज़्यादा डॉक्टर्स मिल सकेंगे, क्योंकि अपने हेल्थ सिस्टम में एक चैलेंज वो भी है कि डॉक्टर्स की उपलब्धता कम है। और गाँव के लोगों को भी, अगर इंदौर संभाग के परिवेश में बात करें तो हर व्यक्ति को आज इंदौर आना पड़ता है बेहतर इलाज के लिए। जिले स्तर पे अगर उनको वो सुविधाएं मिलने लगती है तो डेफिनेटली पब्लिक को इससे बहुत लाभ मिलेगा। एक पर्यटन विभाग के बारे में एक मुझे ऑब्जर्वेशन है एक तरह से मेरा, क्योंकि मैं काफ़ी बाय कार भी घूमता हूँ आजू बाजू की स्टेट्स में। तो हमारे पर्यटन विभाग ने जो रोड साइड हाईवे ट्रीट और ये जो बनाए हैं, ये मुझे दूसरे स्टेट्स में, ये यूपी में जैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है। ये बहुत अच्छी योजना है और अगर मुझे पता नहीं है प्रशासनिक स्तर पर उसको कितना आगे ले जा रहे हैं नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्लू बोर्ड हाईवे ट्रीट, मिडवे ट्रीट 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो वी लुक फॉर इट कि कहीं और रुकने की बजाय, क्योंकि हमको एक ट्रस्ट, अच्छी जगह रहेगी, अच्छा स्टाफ रहेगा, अच्छा ये रहेगा, तो पर्यटन में डेफिनेटली उससे मुझे लगता है काफ़ी पर्यटकों को लाभ मिल रहा है।
इस कॉन्टेक्स्ट में मध्य प्रदेश का पर्यटन कई अन्य पर्यटन राज्यों के तुलना में उतना उसका भारत में अभी नाम नहीं हो पाया है, जबकि हमारे प्रदेश के पास भी पर्यटन की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। इंदौर में भी अब सफाई की वजह से लोगों का ध्यान जाने लगा, तीर्थ स्थल हमारे हैं ही आजू बाजू में, प्राकृतिक सौंदर्य भी है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी है। इस पर कुछ आगे योजनाएं हैं शासन की? पर्यटन विभाग के द्वारा इस तरह के हाईवेज में और जो इस तरह के पर्यटक स्थल हैं जैसे अपने मांडू या महेश्वर वगैरह, वहाँ पर शासन से ज़मीन लेता है जी। और उसके बाद फिर एक उनकी पर्यटन विभाग की एक पॉलिसी है जिसके तहत वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को ये जगह लॉन्ग टर्म लीज पे देते हैं, जिसके तहत अभी मांडू में एक तो बैंगलोर की जो ऑरेंज काउंटी है होटल वो आ रहा है, वेलकम ग्रुप आ रहा है, आईटीसी आ रहा है, जहनुमा का भी एक रिसोर्ट आ रहा है। तो इस तरह के हाईवेज पे भी जो गवर्नमेंट लैंड पर्यटन विभाग ने दी है उनकी पॉलिसी है जी। तो अगर कोई उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो डायरेक्टली टूरिज्म डिपार्टमेंट में, वो तो ऑनलाइन उनके एप्लीकेशंस होते हैं तो उसके माध्यम से वो कर सकते हैं। कुछ पब्लिक की जो कह सकते हैं क्यूरियोसिटी रहती है कुछ कुछ चीज़ों की, हालांकि आपसे जितनी बातचीत हुई उससे कुछ मुझे अपने आप उनके उत्तर मिल गए हैं एक तरह से, पर एक लोगों का परसेप्शन होता है कि सरकारी नौकरी जो होती है वो आराम की नौकरी होती है। तो जैसा हमने शुरुआत में बात की कि बच्चे एस्पायर करते हैं प्रशासनिक सेवाओं के लिए, तो क्या उनको इस गलतफहमी में रहना चाहिए कि सरकारी नौकरी आराम की नौकरी है? देखिए, बात ऐसी है, सरकारी नौकरी भर की बात नहीं है। आप जिस भी प्रोफेशन में हो, जो भी आप काम कर रहे हैं, देखिए बिना मेहनत के तो कुछ आपको हासिल होता नहीं है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो काम कर रहे हैं उसमें आपको आनंद आ रहा हो। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6-7 बजे तक ऑफिस काम करना या सरकारी काम करना वो मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है। छुट्टी के दिन भी कहीं दौरा कर लेना या कोई इस तरह के काम कर लेना वो मेरा पैशन है। तो अगर आपको उस काम में आनंद आ रहा हो तो आनंद है, और अगर आप अपने काम को ही सजा मान रहे हैं तो फिर तो उसका कुछ हो नहीं सकता है। हमने सुना आप पीएचडी के एस्पायरिंग अभी हाँ, मैंने एक्चुअली एमएससी मैथ्स किया था। और फिर जब मैं कुछ समय के लिए कमिश्नर हायर एजुकेशन के पद पर पदस्थ था तब मुझे बहुत सारे प्रोफेसर्स और पीएचडी स्कॉलर से मिलने का अवसर मिलता था। तो फिर मुझे लगा कि पीएचडी करना चाहिए। संयोग से मेरे मैथ्स के जो प्रोफेसर थे श्री मनोज शुक्ला जी, वो भी भोपाल में ही पदस्थ थे, तो उनसे बात हुई। फिर हमने पीएचडी का काम शुरू किया। तो अब वो बस अंतिम चरण में है। क्या बात है। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी अब शायद डॉक्टर की भी पदवी मिल जाए। बहुत बढ़िया। और मैथमेटिक्स जैसा विषय, मतलब आप इस सारे इसमें मैच नहीं करना गए हो। हाँ, मैंने सोचा एमएससी मैथ्स है तो मैथ्स में ही करना चाहिए। यद्यपि आजकल तो कोई रोक नहीं है, आप इंटरडिसिप्लिनरी भी कर सकते हैं। बट एक मुझे लगा कि बहुत सालों से मैथ्स से कट गए हैं तो इसी बहाने थोड़ी सी पुरानी यादें भी हो जाएंगी और एक वो रुचि भी है, पढ़ते रहते हैं। तो कभी आपने ऐसा सोचा है कि कुछ संस्मरणात्मक पुस्तक लिखेंगे या लिख रहे हैं, या इतना लंबा आपका समय रहा? हाँ, मुझे लगता है कि बहुत सारे संस्मरण हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, शिक्षाप्रद भी हैं। सही बात। चलिए कोशिश करेंगे बिल्कुल कुछ लिख पाए। तो दीपक सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बहुत सारी बातचीत हुई, बहुत इंसाइट हमको प्रशासकीय चैनल्स की हमको मिली है। और आपकी पीएचडी और आपकी पुस्तक दोनों के लिए हमारी शुभकामनाएं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद, और वयम भारत को बहुत मेरी बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्कार। तो मित्रों, ये हमारी बातचीत थी दीपक सिंह जी के साथ, संभागायुक्त इंदौर। और आई एम वेरी श्योर कि यूथ को इससे बहुत इंस्पायरिंग आइडियाज़ मिलेंगे, और उनकी जो एस्पिरेशंस होंगी प्रशासकीय सेवाओं की, उसके बारे में उन्हें बहुत वैल्यूएबल जानकारी मिली होगी। सभी दर्शकों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
आपके कमेंट्स हमें गाइड करते हैं और बेहतर प्रोग्राम बनाने के लिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।